मैं सुमति कुमारी आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं गुप्त काल के शासकों के बारे में वर्णन करूँगी। तो आइए प्रारंभ करती हूँ गुप्त काल के शासकों के बारे में। तो देखते हैं कि कुषाण वंश के पतन के बाद भारत के अनेक राज्यों में कुछ गणतंत्र और कुछ राजतंत्र का उदय हुआ। ऐसे ही समय में मगध में गुप्त वंश का उदय होता है और एक गुप्त वंश के लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है कि गुप्त लोग किस जाति के थे। तो देखते हैं कि काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्त लोग जाट जाति के थे। उसी प्रकार देखते हैं कि गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त लोग क्षत्रिय थे और राय चौधरी के अनुसार गुप्त धारण गोत्र के थे और एलन और अल्तेकर के आधार पर गुप्त वैश्य थे और अग्रवाल भी गुप्त को वैश्य मानते हैं। इस प्रकार अधिकांश विद्वान गुप्तों को वैश्य जाति ही मानते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था, जिसने महाराज की उपाधि धारण किया था। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ, जिसने भी महाराज की उपाधि धारण किया था। इसके बाद देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का महान शासक हुआ, जिसने महाराज की उपाधि धारण किया था, जिसने अपनी मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और इसने 319 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था और 319 ईस्वी में ही गुप्त संवत का आरंभ किया था। इसकी साम्राज्य विस्तार उत्तर प्रदेश, आधुनिक बिहार के क्षेत्रों में था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका ही पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना, जिसने 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त को अन्य नाम सिक्कों पर मिलता है, यह नाम काच मिलता है। इसके साथ समुद्रगुप्त अपने शासनकाल में बहुत सारे विजय अभियान किया था, जिसकी जानकारी हमें समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग स्तंभ लेख से मिलती है। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में विजय अभियान किया था। उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेता था, जिसमें 12 राज्यों को जीता था। पहली बार विजय अभियान में उसने 3 राज्यों को जीता था, लेकिन दूसरी बार के विजय अभियान में उन्हें 9 राज्यों को जीता था, जिसे प्रयाग स्तंभ में इस विजय को आर्यावर्त राज्य प्रशोभद्रन के नाम से जाना जाता है, जिसकी जानकारी प्रयाग स्तंभ के द्वितीय युद्ध 21वीं पंक्ति में मिलता है, जबकि पहली जो 3 राज्यों को जीता था वह 13वीं और 14वीं पंक्ति में प्रयाग स्तंभ से मिलता है जानकारी। उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीता था। उसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर उसके बाद उनसे कर, संपत्ति, धन वसूल कर उसके राज्य को दक्षिण के राज्यों को वापस कर देता था, जिसे ग्रह मोक्ष अनुग्रह भी कहा जाता है। यानी दक्षिण भारत के विजय अभियान में समुद्रगुप्त ने ग्रह मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाया था। इतिहासकार राय चौधरी ने इसे धर्म विजय की संज्ञा दिया था। इसके साथ समुद्रगुप्त ने 8 राज्यों की भी विजय किया था, यानी जंगली राज्यों को भी विजय प्राप्त किया था। यह जंगल राज्य या जंगल क्षेत्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक फैला हुआ था। यहाँ पर भी समुद्रगुप्त ने विजय अभियान किया था। इसके साथ समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्यों को भी जीता था और इस सीमावर्ती राज्यों को जीता था, जिसमें यहाँ के जो शासक होते थे वे समुद्रगुप्त का आज्ञा का पालन करते थे तथा
प्रणाम करने के लिए समुद्रगुप्त के राजधानी यानी दरबार में आते थे। ये जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वह था समतट यानी आज का पूर्वी बंगाल, डावक यानी असम का क्षेत्र, कामरूप यानी वर्तमान असम, नेपाल, कर्तरीपुर, इसकी पहचान जालंधर एवं करतारपुर से किया जाता है। इसके साथ समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को भी जीता था, जिसमें शक हो गया, कुषाण हो गया। श्रीलंका के शासक उस समय यानी कुषाण के ये समुद्रगुप्त के समय मेघवर्मन था। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को भी जीतने में विजय हासिल प्राप्त किया था। इसके साथ समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके साथ समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि भी धारण किया था। इसके साथ साथ उनके सिक्के में बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त बीना प्रेमी था। इसके साथ इसके दरबार में बौद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में 6 प्रकार की स्वर्ण सिक्के यानी मुद्राएं जारी किया था, जिसमें पहला था गरुड़ प्रकार, दूसरा धनुर्धारी प्रकार, तीसरा परशुर प्रकार, चौथा अश्वमेध प्रकार और पांचवा व्याघ्र हनन प्रकार और छठा बिना वादन प्रकार। इस सिक्के में सिक्का बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त के इस विजय अभियान के कारण ही इतिहासकार B.A. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया है। तीसरा जो शासक थे यानी समुद्रगुप्त के बाद जो शासक था वह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य थे। इतिहास विशाखा दत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम से वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले रामगुप्त शासन कर रहा था और रामगुप्त के शासन काल में शकों का बार बार आक्रमण होता था। अतः रामगुप्त ने निर्णय लिया कि अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपकर हम अपने साम्राज्य में यानी गुप्त साम्राज्य को शांति स्थापित करेंगे, जिसे देखकर छोटा भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उनको अच्छा नहीं लगा और उसने ध्रुव देवी का भेष बदलकर उसने शक शासक को मार डाला और अपने भाई रामगुप्त को भी हत्या कर दिया और गुप्त शासक बन बैठा। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक था। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक संबंध के तहत उसने सबसे पहले नागवंश के शासक के पुत्री राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया तथा उससे एक पुत्री प्राप्त हुआ, जिसे प्रभावती गुप्ता के नाम से जानी गई। दूसरा, वाकाटक वंश के शासक से भी विवाह संबंध स्थापित किया। यहाँ के जो शासक था रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता की विवाह कर दिया। इसका मुख्य कारण था कि शकों को उन्मूलन करने के लिए वाकाटक वंश से सहायता प्राप्त करना था। तीसरा, जो कदम राजवंश से विवाह स्थापित किया, उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम राजवंश से किया। या कदम राजवंश कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता था। इस प्रकार वैवाहिक संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को विस्तार किया और शांति स्थापित किया। इसके साथ देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विजय अभियान की जानकारी हमें दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ से मिलती है, जिसमें चंद्र नामक शासक के बारे में लिखा हुआ है। यह जो चंद्र शासक था, जो सिंधु पार के क्षेत्रों के जो शासक था, इसके साथ बंग का भी वर्णन मिलता है, लिखा हुआ मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि इसने बंगाल को भी जीता था। इसने शक विजय प्राप्त किया था, शकों पर विजय प्राप्त किया था। जो शक शासक था वो रुद्रसेन तृतीय, जो बार बार गुप्त आक्रमण करता था, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर मार डाला। इसने 409 ईस्वी में पराजित कर दिया था और शकों को जीतने के खुशी में उसने व्याघ्र शैली में चांदी का सिक्का चलाया था।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे जो विद्वान थे, विद्वानों का मंडली थी। इन विद्वानों में कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर, अमरसिंह, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वारुची जैसे विद्वान थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त का दो राजधानी थी। पहले तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन दूसरा जो राजधानी बना वह उज्जैन बना और उज्जैन के दरबार में ही ये नवरत्न सुशोभित करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में फाहियान जो चीनी यात्री था वह भारत आया था और भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के बारे में वर्णन किया है। इसके साथ साथ जो फाहियान था भारत में स्थित बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों का वर्णन किया था। उसने बौद्ध गया, श्रावस्ती, कुशीनगर, लुम्बिनी आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया था। इस प्रकार देखते हैं कि चंद्रगुप्त के दरबार में जो चीनी यात्री आया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण, रजत, ताम्र मुद्राएं जारी किया था, यानी सोने, चांदी, तांबे का सिक्का जारी किया था। उसमें सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था जो 144 ग्रेन का होता था। उन्होंने धनुर्धारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार, पर्यंक प्रकार, सिंह निहंता प्रकार, अश्वरोही प्रकार आदि का सिक्का जारी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त यानी महेंद्र द्वितीय के नाम से जो जाने जाते हैं वह शासक किया था, जिसने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया था। या कुमारगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र था और इसने अपने शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इसके शासनकाल में 623 मुद्राएं मिली है, जिनमें मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। इसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। कुमारगुप्त ने इन्हें पराजित करने के लिए अपने एक योग्य पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था और स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल हुआ था, यानी कि यह सब कार्य कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इसके साथ देखते हैं कि स्कंदगुप्त। अब हम आगे के वीडियो में बनाएंगे स्कंदगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को अर्थात गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।